तो बच्चों, आपके बीच में आपके सीनियर हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह जो हैं, भिलाई भिलाई के कॉलेज है यहाँ पर, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी, वहाँ से पास आउट हैं, बीटेक किया उन्होंने। फिर उन्होंने गेट की तैयारी किया था और उसके बाद ये ट्रिपल आईटी बंगलौर गए। वहाँ पर इन्होंने एमटेक कंप्लीट किया। अभी इन्होंने रिसेंटली मुझे बताया कि सिंगापुर शिफ्ट कर गए हैं। ठीक है। तो दूसरा स्टूडेंट हमारा है जो कि ऑनलाइन पढ़ते थे, ये बंगलौर में कॉलेज से बीटेक हैं, श्रीचंद। और इन्होंने आईसी बंगलौर से एमटेक कंप्लीट किया। और रिसेंटली क्या हो रहा है कि अभी जो लोग एमटेक कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जॉब का इशू हो रहा है, चीज़ों में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। का जो भी रीज़न हो XYZ, उसके पीछे ये लोग बता सकेंगे, क्योंकि मैं तो टीचिंग फील्ड में हूँ, तो उतना शायद हो सकता मैं ना बता पाऊँ कि क्या रीजंस हैं, क्या सिनेरियो है। जो मैं सुनता हूँ वही बता सकता हूँ। लेकिन जो लोग कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, तो वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कंपनी को करंटली क्या चाहिए, क्यों जॉब का इशू हो रहा है। मतलब इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ने के बाद भी हम एक अच्छी जॉब की तरफ नहीं जा पा रहे, सिर्फ इंटर्नशिप लग पा रही है या फुल टाइम हमें ऑफर कंपनी नहीं कर रही है, या कंपनी का और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कन्फ्यूजन है। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग थोड़ा सा इकट्ठे हुए हैं आज डिस्कस करने के लिए। और मैंने सोचा कि आपके सीनियर्स हैं तो वो अच्छे से आपको गाइड कर देंगे। तो सुरेंद्र, आप पहले अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके। तो मैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर से 2016 पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने वॉलमार्ट में इंटर्नशिप किया 6 महीने। देन फिर वहीं पे मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया। क्लोज टू 3 इयर्स में वॉलमार्ट में ही था। देन फिर एक साउथ ईस्ट एशिया की कंपनी है, ग्रैब टैक्सी, मैं उसमें शिफ्ट हो गया था। 2 साल में वहाँ पे रहा। देन फिर मैं 2 साल उबर में था। और अभी दोबारा पिछले 3 साल से मैं ग्रैब टैक्सी में ही हूँ, बट अब की बार मैंने सिंगापुर ऑफिस ज्वाइन किया है। श्रीचंद, अभी आप कहाँ पे हैं और अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ सर। तो सबको नमस्कार। तो अभी मैं बैंगलोर में ही जॉब कर रहा हूँ। तो पहले जब मैं आईआईसी में एमटेक कर रहा था, वेल्स फार्गो में इंटर्नशिप मिले थे। तो फुल टाइम कन्वर्ट हुआ और पीपीओ मिला, तो अब फुल टाइम वेल्स फार्गो में ही मैं काम कर रहा हूँ। तो ओके। अभी मैं जॉब ज्वाइन करके सिर्फ 5 महीने हुए हैं। अभी करंटली पास आउट हैं आप, 5 मंथ हाँ। जॉब में करते हुए। तो अभी सुरेंद्र, जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को, अभी जैसे मैं आपको आपके कॉलेज की बात करता हूँ, ट्रिपल आईटी बंगलौर। ठीक है। तो वहाँ पे अभी ऐसा इन्वायरमेंट इस साल बना कि वहाँ पे 50% बच्चों का फुल टाइम ऑफर हुआ है और बाकी हम्म। बच्चों को फुल टाइम ऑफर नहीं हुआ है। मतलब इंटर्नशिप तो सबकी लग गई, 100% मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है। लेकिन कंपनियों का ऐसा क्या कंफ्यूजन है कि जो फुल टाइम सबको ऑफर नहीं कर रही है। ओके। तो सर, मतलब जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि मुझे अब काफी टाइम हो चुका है पास आउट हुए, मतलब क्लोज टू 10 इयर्स हो गए, राइट। तो मुझे पूरा अंदाजा तो नहीं है, ठीक है, बट फिर भी जैसे जितनी अ, बातें हम सुनते हैं या अपने आसपास में मैं ऑफिस में देख रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा मैं ऐड करता हूँ। सो अभी क्या हो रहा है कि काफी सारी कंपनीज को, एंड आई थिंक ये न्यूज़ तो सब जानते होंगे कि लास्ट ईयर सेल्स फोर्स ने ट्राई किया था कि हम भाई काफी सारे इंजीनियर्स को निकाल देते हैं और उनकी जगह एआई एजेंट्स के थ्रू एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरे कंपनी में राइट नाउ मतलब काफी ज्यादा स्ट्रेस है कि आपको हर काम में एआई यूज करनी है, ठीक है। और आप जैसे पहले क्या होता था कि मतलब ये थोड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट भी है, ठीक है। जैसे हम लोगों को काफी आदत रहती है कि मैं करूंगा, चीजें अपने हाथ से एंड टू एंड लेके जाऊंगा, ठीक है। तो उसमें पहले क्या होता था कि मतलब मैं किसी से, जैसे मुझसे मैं मेरे साथ 3 लड़के काम कर रहे हैं, देन मैं उनसे पूछता हूँ कि इसको करने में कितना टाइम लगेगा, एंड देन दे विल कम बैक टू मी ऑन से कि ये काम 3 दिन का है, ये 10 दिन का है, टोटल मिला के हमें लगता है 1.5 महीना 2 महीना लग जाएगा। तो अब हर कंपनी ये चाहती है कि वो जो 2 महीना था उसको आप 2 वीक तक 3 वीक तक लेके आओ, हम्म। ठीक है। तो काफी सारी कंपनीज इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। ये जो एआई टूल्स आते हैं ये कॉस्टली भी होते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर मतलब मेरे कंपनी ने आई थिंक 2 मिलियन के आसपास स्पेंड किया था। और 2 मिलियन काफी ज्यादा होता है जब आपका एबिटा मुश्किल से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी से अपना एबिटा पॉजिटिव करा नहीं पा रही है, और
2 मिलियन का बिल आ जाए और वो वेरी क्लियरली मेजरेबल ना हो। ठीक है, मतलब ठीक है आप कह दो अपने एम्प्लॉय से कि भाई हम एआई यूज कर रहे हैं, बट मेजरेबल वे में आप प्रोडक्टिविटी कैसे बताओगे कि हाँ, मतलब पहले प्रोडक्टिविटी लेट्स से एक्स लेवल पे थी, अब 3x है, 2x है। राइट, तो ये थोड़ा इशू चल रहा है, तो कंपनीज खुद अभी काफी ज्यादा क्लियर नहीं है। कंपनीज काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है। लास्ट ईयर सेल्स फोर्स ने काफी लोगों को भगाया था, देन आई थिंक 6 महीने बाद उनको रिग्रेट हुआ एंड दे सेड कि भाई दोबारा हायरिंग करना है। ठीक है, हम्म। तो इस टाइप का की हवा सब साइड चल रही है। मेरी कंपनी में भी आई थिंक लास्ट 2 ईयर में काफी लोग जा चुके हैं, क्योंकि कंपनीज के पास पैसा नहीं है। राइट, उन्हें एआई में भी इन्वेस्ट करना है, उन्हें नई चीजें भी एक्सप्लोर करनी है। मेरे ऑफिस में लिटरली लाइक टारगेट्स होते हैं कि आपको मंथली आपका बिल मिनिमम इतना आना चाहिए। ठीक हम्म। है, हालांकि कंपनी से नॉर्मली गोल होता है कि पैसे बचाने हैं और ज्यादा कमाने हैं। राइट, दैट्स व्हाट बिजनेस इज, राइट। लेकिन अभी कंपनीज काफी ज्यादा पुश कर रही हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। और अगर आपको एम्प्लॉयज बाहर से लाने पड़ेंगे जो एआई के लिए ट्रेंड है, तो उसका कॉस्ट है। बट अगर आपके करंट एम्प्लॉयज ही सीख जाएं, ठीक है, तो वो कम कॉस्ट में हो जाता है। तो आई थिंक जितना मुझे ये पूरे सीन में समझ में आ रहा है, उसमें थोड़ा इम्पैक्ट तो इसका जरूर होगा। हम्म। बाकी मुझे पास आउट हुए 10 साल हो गए, तो काफी कम नॉलेज है मुझे राइट नाउ क्या चल रहा है। जॉब तो सबकी लग जा रही है, ऐसा नहीं बोलूंगा जॉब नहीं लग रही। इवन आपको बताऊं, जितने लोग अभी इंटर्नशिप लगाए हैं सभी को हम्म। पीपीओ एट एट द एंड लग ही जाता है, मिल ही जाता है। कुछ ही बच्चे ऐसे बचते हैं जिनको फिर ऑफ कैंपस में प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो उनको भी जॉब्स लग ही जाती है। मतलब ऐसा कोई बेरोजगार नहीं बैठा हुआ है। बस ये होता है कि कितनी जल्दी लग जाए, जितनी जल्दी लग जाए तो उतना बच्चा क्या होता है, प्रेशर फील नहीं करता है ना, थोड़ा लेट होने से प्रेशर थोड़ा फील करता है। तो जॉब सबकी लग रही, बस आगे पीछे लग रही, ये मेरा बोलना था यहाँ पे। तो वही उन्होंने हम्म। कोशिश किया कि क्या कैसे है। ठीक है। तो सुरेंद्र, अभी कुछ कुछ बच्चे हैं जो अपने डाउट्स पूछेंगे, यहाँ पर चैटिंग में पूछेंगे, और अनम्यूट होके भी पूछ सकते हैं अपने डाउट को बच्चों, आप लोग। ठीक है। मोहित, आप भी पूछ सकते हैं जो भी पूछना होगा, XYZ। ठीक है। एक जॉब पाने के लिए क्या मतलब क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए आपके हिसाब से, कि यदि बच्चा एमटेक कर रहा है, तो जैसे आप अपने टाइम का भी बता सकते हैं, या अभी आपका जो एक्सपीरियंस उस हम्म। पर भी आप बात कर सकते हैं। सेचन तो अभी लेटेस्ट वाला है, तो लेटेस्ट भी इससे कवर कर लेगा कि कैसे, मतलब हमने कैसे जॉब को अपने कॉलेज में पाया था। हम्म। तो दोनों डिस्कस ओके, करते हैं। तो ओके, एक तो बहुत सिंपल तरीका है जो मतलब श्रीचंद ने और मैंने फॉलो किया कि एक अच्छी इंटर्नशिप लगा लो, उसी को पीपीओ में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि फुल टाइम ही डायरेक्ट आपको मिल जाए। तो मैं थोड़ा फॉर्चुनेट था, मुझे दोनों मिल गया था, फुल टाइम भी मेरा अच्छा ऑफर था और फिर मैंने पीपीओ भी कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद भी और काफ़ी ऑप्शन हैं, बट वो डिपेंड करते हैं आपके लोकेशन पे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में हैं, हैदराबाद में है, बैंगलोर में है, तो काफ़ी ज़्यादा हैकाथॉन्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ये कॉम्पिटिशन्स अगर आप अच्छे कॉलेज से हैं तो आपको डायरेक्ट जॉब भी ऑफर करते हैं। तो मुझे भी हुआ था सिटी बैंक से, और आई नो अलॉट मोर पीपल जो कि काफ़ी और कंपनीज में भी जा चुके हैं डायरेक्ट कॉम्पिटिशन्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो कॉम्पिटिशन्स है इनके लिए मतलब जब हम लोग करते थे तब मोस्टली इसमें दो चीज़ें होती थी। एक तो उस टाइम पे डेटा साइंस बहुत हॉट था। तो अगर आप जैसे आप डीप लर्निंग वगैरह हैंडल कर पाते हो, ठीक है, आजकल ये सब बहुत इट्स नॉट एप्ट टू से, बट ये सब बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है। नोबडी केयर्स अबाउट डीप लर्निंग एट सच राइट अवे। ठीक है, तो अभी कोई वैल्यू नहीं है इन सब चीज़ों की। ये सब पहले हमारे टाइम पे बहुत हॉट था, 2016-17 की बात है। तो अगर आप लेट्स से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काफ़ी अच्छे हैं, या फिर आप डीप लर्निंग सिस्टम्स बहुत अच्छे हैंडल कर लेते हैं, आपको पता है सीएनएन्स क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे जिनसे जॉब्स मिलते थे। और आई थिंक टू सम एक्सटेंट ये आज भी सही है। आज भी लाइक इवन यहाँ सिंगापुर में कॉम्पिटिशन्स के ऊपर जॉब्स मिल रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छा तरीका है अगर आपको कॉलेज से डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा है, या आपका जो ड्रीम ऑफर है वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि ये कॉम्पिटिशन साल भर होते हैं, कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। अगर आप हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली में हैं, तो फिर आप बाई लाइक इन पर्सन जाके विजिट करो, हर कंपटीशन में बैठो, और अगर आप जीतते हो तो बिल्कुल जॉब्स मिलते हैं। उसके बाद फिर जो चौथा रास्ता है वो है कि कोई आपको रेफर कर दे। ठीक है, तो आई थिंक रेफर करने वाला तरीका डज नॉट अप्लाई सो मच फॉर फ्रेशर्स।
क्योंकि कोई कंपनी फ्रेशर को रेफरल के थ्रू ले, इसके चांसेस काफी कम होते हैं बिल्कुल है ऐसी कंपनी जो लेती है। बट अगर आपका एक्सपीरियंस 0 से let's say 2 साल के अंदर है तो चांसेस काफी कम है। बाकी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। और इतना बड़ा हमारा फॉर्चुनेटली एलुमनाई ग्रुप है, तो किसी ना किसी की कंपनी में तो हायरिंग जरूर हो रही होगी। तो बिल्कुल। रीच आउट करो। बिना रीच आउट करे तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है ऑफ कोर्स। तो मेरी नज़र में तो ये 4 अच्छे तरीके हैं। चंद श्रीचंद, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि जॉब के लिए क्या क्या प्रिपरेशन आपने किया था अपने एमपी के टाइम में। हाँ सर, एक्चुअली एमटेक से थोड़ा पहले जाता हूँ। बीटेक के टाइम मैं कोडिंग पूरा बीटेक में ही चालू किया था। मतलब कोडिंग सीखना, लीड कोड करना, हैकर रैंक करना, कोडिंग कंपटीशन मतलब हर वीकली होता है लीड कोड में, और कोड फोर्सेस होते हैं। ये सब मैं बीटेक में ही चालू किया था। तो बीटेक में ही मैं कोडिंग का ग्रिप था, इसीलिए मुझे एमटेक में उतना मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मैं बीटेक में ही वो सब किया। मतलब एमटेक में मैं जो किया और जो बीटेक में किया वही रिवाइज किया जब मेरा इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की टाइम मतलब नजर आ रहे थे, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा किया। लेकिन एक्चुअली ज्यादातर बच्चा जो बीटेक में बेस्ट चीज है मतलब फर्स्ट ईयर से ही एक ना एक लैंग्वेज पकड़ के उनका कोडिंग स्किल मतलब अच्छा करने, मतलब वो ट्राई करना है मेनली। मतलब सी प्लस प्लस या पाइथन से कॉम्पिटेटिव कोडिंग चालू करो। बेसिक्स चाहिए तो हैकर रैंक प्लेटफॉर्म है जो बेसिक्स जो फंडामेंटल्स होते हैं उसके लिए हैकर रैंक मतलब स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे लोग। तो जैसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए फिर लीड कोड पे शिफ्ट करके उधर मतलब मीडियम इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है। फिर बाद में जैसे ही कोडिंग कंपटीशन में और ज्यादा ये लोग मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, उनका रैंकिंग आ जाएगा उधर और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब एक कॉन्फिडेंस रहता है ना, जब इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं तो उस कॉन्फिडेंस से मतलब आपको मतलब याद आ जाते हैं, ठीक है ऐसे पैटर्न का मैं कहीं देखा था क्वेश्चन, ये उसी पैटर्न का है, ठीक है मैं ये अप्रोच लगा सकता हूँ। तो ऐसे करने से जिनका कोडिंग ग्राउंड होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कंपनी में कोडिंग ग्राउंड होता है, एक कोडिंग ग्राउंड मतलब आसानी से क्लियर हो सकते हैं एक कोडिंग की तरीके से। बाद में कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं जो एक कोडिंग राउंड के बाद ये सिस्टम डिजाइन क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब एमटेक के लेवल में, बीटेक में उतना सिस्टम डिजाइन वाला नहीं रहता है, लेकिन एमटेक में होता है। तो उसके लिए मतलब बेसिक्स एमटेक के लिए वो जो सिस्टम डिजाइन रहता है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स, ये सब मतलब बेसिक यूट्यूब में तो आजकल तो रिसोर्सेज अबेंडेंट है। बस आप लोगों को जाना है, एक्सेस करना है। तो एक एक महीने 15-20 दिन स्पेंड किया तो वो आ जाएगा। तो ये दोनों कंपोनेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सर लगता है आप सर म्यूट आप। में है आपका। हाँ, वो मैं ये बोल रहा था कि जैसे तुमने बताया कि बेटे के टाइम से आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब जो बच्चे गेट की तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज की तरफ या कोडिंग की तरफ छोड़ जाता है उनका। तो एमटेक में थोड़ा सा प्रेशर जाता है उनको। तो वो कैसे मतलब अपने आप को वहां तक पहुंचाएं जो चीज़ें छूट गई हैं, या कोडिंग पे उतना ध्यान नहीं दिए उस टाइम में, और एमटेक में ही अच्छा करके उनको अच्छी जगह पहुंचना है। एक्चुअली एमटेक में भी जब आप पहला फर्स्ट ईयर करते हैं आपको एक वेकेशन मिलते हैं 1 या 2 महीने में। वो टाइम यूज कर सकते हैं आप एक कोडिंग, आपका कोडिंग स्किल बढ़ाने के लिए। यूजुअली थर्ड सेम में इंटर्नशिप मतलब चालू होता है या सेकंड सेम के end। तो उस टाइम पे आप मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लो कि किसी का इंटर्नशिप नहीं लगा, तो जो वो वेकेशन टाइम है वो यूज कर सकते हैं मतलब वो प्लेसमेंट के टाइम के लिए मतलब यूज करने के लिए कोडिंग वाला। एक्चुअली बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट्स था मेरा बैच में जिनका मतलब सबका इंटर्नशिप नहीं लगा था। तो बहुत लोग क्या किया, वो लोग उनका AIML वाला यूट्यूब वीडियोस देख रहे थे, लीड कोड कर रहे थे, तो उस टाइम अच्छे से यूज किया, क्योंकि अगला मतलब 3-4 महीने में प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाले थे। तो वो लोग वो यूज किया और उनका जैसे ही मतलब प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, पहले 15-20 दिन में ही उनका लग गया था प्लेसमेंट। तो ओके। वो टाइम इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। तो जैसे आपने सिस्टम डिजाइन का नाम लिया, तो सुरेंद्र, आप सिस्टम डिजाइन के बारे में ज़्यादा आपको अच्छा नॉलेज है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके।
ओके मैं पहले डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूँ। मैं शायद जो सिस्टम डिजाइन की बात कर रहा हूँ वो थोड़े एक्सपीरियंस लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है। अ, मुझे बिल्कुल श्योर नहीं है कि अभी एक्चुअली लोग पूछ भी रहे हैं सिस्टम डिजाइन लाइक फ्रेशर लेवल पे या नहीं, बट ओके, यही डिस्क्लेमर है। लेट मी स्टार्ट। तो एक्चुअली मैंने एक डॉक बनाया था, उस पे चलते हैं थोड़ा। ओके, मेरा, हाँ, ओके, स्क्रीन विजिबल है, राइट? ओके। तो अ, मैंने काफी बेसिक रखने का ट्राई करा है। ठीक है। अब ज्ञान तो इस पृथ्वी पर अनंत है, और मतलब एक डॉक्यूमेंट में या एक सेशन में कितना ही कवर कर सकते हैं, सो काफी लिमिटेड चीजें हैं। बट मैंने काफी ट्राई करा है कि इसको काफी रेलेवेंट रखा जाए। और काफी मतलब ऐसी ज्यादा डिटेल्ड चीजें ना हो। वो मतलब जो भी इंसान प्रिपेयर कर रहा है वो अपने एफर्ट जितना वो डालना चाह रहा है उसके बेसिस पे खुद फिगर आउट कर ले। ठीक है। तो नॉट मतलब जितना मैंने देखा है सिस्टम डिजाइन राउंड, अगर आपका एटलीस्ट 1 साल भी एक्सपीरियंस है तो आपको सिस्टम डिजाइन राउंड क्रॉस करना रहेगा। और सिस्टम डिजाइन राउंड में काफी लोग फंसते हैं, क्योंकि सिस्टम डिजाइन में काफी अलग टाइप के चैलेंजेस है कंपेयर टू जो आप प्रोग्रामिंग में करते हैं या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बुक, डिजाइनिंग डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस। तो अगर आप लाइक राइट नाउ कॉलेज में हो तो इसको मत पढ़ना, इट्स टू मच कंटेंट फॉर कॉलेज। बट अगर आप कॉलेज क्रॉस कर चुके हो और उसके बाद जॉब ढूंढ रहे हो तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। अ, इसके मतलब इट्स अ वेरी इंफॉर्मेशन डेंस बुक। तो इसके आप अगर मतलब इसमें आई थिंक होंगे 16-17 चैप्टर्स होंगे। मैं आज तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसने पूरे 16-17 चैप्टर्स पढ़े हो। इट्स वेरी वेरी इंफॉर्मेशन डेंस। तो क्योंकि इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन डेंस है, तो आप अगर पढ़ने का मन है तो फोकस ऑन चैप्टर 3, 5, 6, 7, 8, 9 बस। अगर इतना भी क्रॉस कर लेते हैं तो आई थिंक ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जो क्लियर नहीं हो सकता। और लाइक आई सेड, सब कुछ नहीं हो सकता, तो जितना मन पड़े उतना पढ़ लो। नेक्स्ट चीज आती है सिस्टम डिजाइन प्राइमर। सो ये डॉन मार्टिन का ब्लॉग है। ये मेटा में आई थिंक 10 साल पहले तो डायरेक्टर थे। आई डोंट नो लाइक राइट नाउ किस रोल पे। बट ही इज वेरी स्मार्ट गाय, और ये बहुत अच्छा कलेक्शन है जिसमें काफी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। यू कैन सी 121 लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में है, बहुत अच्छा रिसोर्स है। बट अगेन इट्स मैसिव। इसको फिनिश करने में आपको प्रॉब्ली लाइक 3-4 साल लग जाएंगे। सो डोंट टारगेट एवरीथिंग, काम की चीज़ों में फोकस करो। और हाँ, ओके, यहाँ पे पूरा कंटेंट लिस्टेड है। तो एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, एंड देन फिर जब लगता है कि ओके आई हैव लाइक इनफ कॉन्फिडेंस, फिर अंदर जा सकते हो। हाँ, इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि ये बहुत मैसिव है, और ये लाइक वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉग्स है। आई थिंक इतना अच्छा ब्लॉग आपको और कहीं नहीं मिलेगा। देन द थर्ड रिसोर्स इज एलेक्सो के कलेक्शंस। तो एलेक्सो तीनों चारों टाइप से कंट्रीब्यूट करते हैं। वी हैव रिटन अ फ्यू बुक्स, आई थिंक दो तो मैंने ही पढ़ी है, और देन फिर ये ब्लॉग भी है इनका। इट्स अ वेरी वेरी गुड ब्लॉग। और इनकी एक और बुक भी है जो थोड़ी फेमस है, ग्रोकिंग द सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू। तो काफी जन तक ग्रोकिंग तक ही रह जाती है, विच इज ऑल्सो नॉट बैड फॉर लाइक द पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट इन द इंडस्ट्री। तो आप ग्रोकिंग में भी जा सकते हो, बट अगर ग्रोकिंग के बाद और ज्यादा एफर्ट डालने का मन है तो ये ब्लॉग्स है। और ओके, उसके बाद अगर एक्टिव मोड में नहीं पढ़ रहे हो, पैसिवली पढ़ रहे हो, तो यू कैन फॉलो नियोकिम। सो नियोकिम का एक न्यूज़लेटर है। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूज़लेटर कलेक्शन है। प्लस नियोकिम लिंक्डइन पे भी लिखते हैं, तो लिंक्डइन पे भी इनको फॉलो कर सकते हो। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने से इट्स इजियर, याद रखना भी आसान रहता है, और बहुत अच्छे यूज केसेस और बहुत अच्छे ब्लॉग्स हैं।
काफी रियलिस्टिक है। काफी सारे लोग ऐसे हवावान बातें करते हैं, जैसे कि आई डोंट लाइक दिस बुक ग्रोकिंग, तो इट्स अ ग्रेट बुक, बट मैं पर्सनली लाइक नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा ऊपर ऊपर से बात करता है। देयर इज नॉट नॉट मच डेप्थ, और डेप्थ आपको मिलेगी या तो इस बुक में सिस्टम डिजाइन प्राइमर या नियोकेम पे। तो इन पे डेप्थ के लिए फोकस कर सकते हैं, बट इफ यू आर स्टार्टिंग आउट तो फिर एलेक्सो के ब्लॉग्स पे जा सकते हो। ओके, तो आई नो लाइक ये प्रॉब्ली ऑलरेडी टू मच इन्फॉर्मेशन लग रहा होगा, बट लेट मी टेक लाइक 10 more minutes, 10 मिनट में बंद करते हैं। सो जैसे नॉर्मली इंटरव्यूज होते हैं, आई डोंट नो लाइक आप में से कितने लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं ऑलरेडी, बट प्रोग्रामिंग इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको एक प्रॉब्लम राइट अवे दे दी जाती है। लाइक लेट्स से कोई एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दे दिया, कोई प्री का क्वेश्चन दे दिया, एंड देन दी एक्सपेक्टेशन इज कि भाई आप अब सर झुकाओ और सॉल्यूशन सोचो, 3 4 सॉल्यूशन निकालोगे, उसमें से एक पे आपकी और इंटरव्यूअर की सहमति होगी, जहाँ पे आप एग्रीमेंट कर लेते हो, सहमति हो जाती है, वहां से आपको कोड लिख देना है। दैट्स इट, राउंड खत्म, कोड चल जाएगा, खत्म। सिस्टम डिजाइन राउंड ऐसा नहीं होता। सिस्टम डिजाइन राउंड आप ड्राइव करते हैं वहां पे, अ, किस डायरेक्शन में जाएगा इंटरव्यू, क्या बात होगी, क्या बात नहीं होगी, वो ठीक है। सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। तो ये वही ग्राफिक बुक है जिसकी मैं कह रहा था कि इट्स लाइक गुड फॉर ऊपर ऊपर के समझना, बट डेप्थ इसमें उतनी ज्यादा है नहीं। सो जैसे आई थिंक टाइनी यूआरएल या बिटली का नाम तो सबने सुना होगा, सो इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑल्सो। सो इसमें इस बुक को थोड़ा पढ़ के लिखना। तो इसमें ऐसा होता है सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में कि वो आपको ऐसे 1 लाइन में क्वेश्चन दे देंगे कि चलो भाई अब आप टाइनी यूआरएल डिजाइन कर दो। सो टाइनी यूआरएल डिजाइन कर दो सुन के ऐसा लगता है कि मतलब क्या कर दूं इसमें मैं, अ, एक एक प्रोग्राम लिख दूं मैं इसमें जिसमें इनपुट ये होगा आउटपुट ये होगा। सो काफी लोगों के माइंड में ये आता है, बट सिस्टम डिजाइन का स्कोप काफी वाइड होता है। तो इसमें पहला स्टेप है कि ओके, यहाँ से ही कर लेते हैं। तो इसमें पहला स्टेप ये होता है कि डिस्कस करो सॉल्यूशन। ठीक है, आपके पास टोटल 1 घंटा है, तो हर चीज नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, अब जैसे टाइनी यूआरएल में आप बोलने लग गए कि हम पहले यूजर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर यूजर को हम गूगल से लॉगिन अलाउ करेंगे, लिंक्डइन से अलाउ करेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट से करेंगे। ये करते हुए तो फिर अनंत समय निकल जाएगा। 1 घंटा है, तो 1 घंटे में जितनी बात होनी है वो सब जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आई थिंक वो ये पार्ट है। ठीक है, इसमें आप क्लियर क्लियर स्कोप डिफाइन कर लेते हो इंटरव्यूअर से बात करके कि मेरे हिसाब से इतनी चीजें मैं बनाना चाह रहा हूँ, कि आपको लगता है कि इतना इनफ है। तो वो एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा। एग्री करता है तो फिर ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लॉक हो गया, 1 घंटे में अब इतनी ही बात होगी। और अगर वो एग्री नहीं करता है तो फिर इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, और डिटेल वगैरह पढ़ लेना, या फिर बाद में कोई और सेशन रख लेंगे उसमें बात कर लेंगे। बट दिस लाइक द फर्स्ट पार्ट कि हम कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। काफी देर तक डिस्कस कर सकते हो, बट आई थिंक 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा डिस्कशन करके क्लोज करना है। देन सेकंड होता है बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन। सो आप में से काफी लोगों ने वेबसाइट बनाई होगी, तो जब वेबसाइट बनाते हैं तो यू विल नोटिस कि कुछ वेबसाइट फास्ट होती हैं, कुछ वेबसाइट स्लो होती हैं, कुछ वेबसाइट का मंथली बिल $10 आता है, कुछ का लाखों डॉलर आता है। तो ये सब जो रीजंस होते हैं, इसमें काफी सारा सिंपल मैथ्स इन्वॉल्व होता है। बहुत सिंपल मैथ्स है, बट यू हैव टू बी अवेयर कि ये कैसे चलता है। ठीक है, तो एक सिंपल चीज ये देख लेते हैं कि अ, अगर आप एक यूजर को फाइल स्टोरेज दे रहे हो, और वो लेट्स से 1 KB की फाइल अपलोड करता है, और वहीं पे अगर 1000 यूजर आ जाते हैं तो आपका 1 MB स्टोरेज चला गया, तो आप 1 MB स्टोरेज के लिए पे करोगे। ठीक है, तो कितने यूजर आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको कितनी मेमोरी परचेज करके रखना है। और और दूसरी चीज जैसे इंटरनेट पे जब डेटा ट्रैवल करता है, ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि हम लाइट स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है, तो लाइट के स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है एंड एवरीथिंग। ठीक है, बट
सनलाइट को भी अर्थ पे पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, एंड 8 मिनट इज टू मच। ठीक है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप जब वेबसाइट खोलो वो 8 मिनट में ओपन हो, राइट? तो इसका जो मैथ्स होता है ये भी आपको कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी एक वेबसाइट में वर्क कर रहे थे, मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है, एंड देन हमने सारे सर्वर्स यूएस में रख दिए थे, और मैं यहाँ सिंगापुर से उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी मैं कॉल करता हूँ, वो सारा मेरा डेटा जाता है यूएस, फिर वहां से वापस आता है। तो इट टेक्स सम टाइम, इसलिए मेरी वेबसाइट पूरी स्लो हो जाती है। मैंने सारा डेटा उठाया, उसे सिंगापुर में शिफ्ट किया, सारी वेबसाइट को, सॉरी, उठा के सिंगापुर में शिफ्ट किया, तुरंत खुलता है। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे ये बाइट्स की बात चल रही है, और आई थिंक थोड़ा आगे कहीं जाओगे तो टाइम की बात भी मिल जाएगी। ओके, इसने नहीं किया है, बट हाँ मतलब देर आर, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ क्विकली। ओके, सो ये यहाँ पे बहुत सिंपल मैथ्स एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। हम्म तो L1 कैश में एक रेफरेंस में टाइम लगता है 0.5 नैनो सेकंड। ठीक है, और ये 0.5 नैनो सेकंड इज बेसिकली जीरो टाइम। तो जीरो टाइम कहाँ तक होता है? यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक जो यूज केसेस है ये जीरो टाइम में होते हैं, मतलब टू ह्यूमन आई जीरो टाइम नजर आएगा ये। इसके ऊपर जो भी चीजें आती हैं, जैसे 4 KB रैंडमली फ्रॉम एसएसडी आप अगर रीड कर रहे हो तो 150 माइक्रो सेकेंड है। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि हाँ, चीजें स्लो हो रही हैं। और फिर अगर आप, ये जो लास्ट केस है, लाइक कैलिफोर्निया से नीदरलैंड से दोबारा कैलिफोर्निया, इसमें अगर आप आते हैं तो आपको कितने लग रहे हैं? 150 मिली सेकेंड। एनीथिंग मोर देन 100 मिली सेकेंड इज ऑब्जर्वेबल बाय ह्यूमन आई। तो ये आपको कभी नहीं करना है। ठीक है, तो इसके भी सॉल्यूशंस होते हैं जो कि सिस्टम डिजाइन में डिस्कस करते हैं एवरीथिंग। बट ये एक सिंपल एग्जांपल है कि इतना कंटेंट आपको अवेयर होना है कि डेटा कैसे मूव करता है, कितना टाइम लगता है मूव करने में। तो ये सब बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन में आते हैं, विच इज द सेकेंड पार्ट। और इससे भी अगेन काफी सारे डिस्कशन होते हैं। इसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि हम कितना, हम किस टाइप का सिस्टम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, माई सिक्वल बहुत अच्छा डेटाबेस है, बट माई सिक्वल हैज इट्स लिमिटेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर माई सिक्वल की बात करें तो माई सिक्वल इन जनरल फॉर एन ऑपरेशन लाइक एवरेज आउट अगर मैं करके बताऊं तो 150 मिली सेकेंड के आसपास लेता है पर ऑपरेशन। ठीक है, वहीं पे अगर कसेंड्रा में आप प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड कैश ऑपरेशंस कर रहे हो तो 10 मिली सेकेंड होता है, विच इज लाइक 15 टाइम्स फास्टर। तो कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट होगा, डेटा कैसे फ्लो होगा, एवरीथिंग वो इस पार्ट में आता है। तो फर्स्ट टाइम सुनने से थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो फिर समझ में आने लगता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सॉलिडली एलएलडी। तो एलएलडी है लो लेवल डिजाइन, एचएलडी है हाई लेवल डिजाइन। लो लेवल डिजाइन के लिए ग्रोकिंग इज अ गुड रिसोर्स। लो लेवल डिजाइन में ये सब आता है, आप एपीआईज वगैरह डिफाइन करोगे, डेटाबेस वगैरह डिफाइन करोगे कि हाँ ये मेरा जो स्कीमा है वो ऐसा दिखेगा। ये सब यहाँ पे एलएलडी हो गया। देन द लास्ट पार्ट इज एचएलडी, हाई लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन में आई थिंक आप सबने वो क्वेश्चन जरूर सुना होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन आई टाइप, या। तो ये थोड़ा फेमस क्वेश्चन है कि क्या होता है जब मैं, मतलब ब्राउजर में जाके google.com टाइप करता हूँ। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम देखते हैं। तो हाँ, ये क्वेश्चन इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक्चुअली आपकी डेप्थ देखता है कि आप कितना यूजर जर्नी समझते हैं। बाकी हाँ, ओके। तो ये एक मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मॉडरेटली, डेफिनेटली नॉट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो एचएलडी में आपका जो रेस्पॉन्स है वो थोड़ा इस टाइप का आएगा। तो इसमें जैसे माई सिक्वल है, यहाँ पे उसका रेप्लिका है,
रेप्लिका इज जस्ट अ कॉपी। लोड बैलेंसर आपको बात करनी रहेगी, और मल्टीपल इंस्टेंसेस लगेंगे। सर्वर्स कहाँ पे होस्ट होंगे? कैलिफोर्निया में है तो अगर आपका जो इंटरव्यूअर है वो कैलिफोर्निया में है तो उससे उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि ठीक है, ये इसके सर्वर हमें यहाँ यहाँ पे कॉपी बनाने पड़ेंगे। अगर रिसोर्सेज स्लो आ रही है तो सीडीएन लगाओगे। तो इस टाइप के मल्टीपल डिस्कशन, इन सब के लिए मैंने रिसोर्सेज ऑलरेडी डॉक में डाल दिए हैं। और हाँ, ओके। तो ऐसे ये राउंड खत्म होता है। तो ये सारी चीज़ों को बात करेंगे, एंड देन जब इस लेवल तक आते हैं तो काफी डेप्थ में डिस्कशन हो चुका रहता है। जैसे हम सब ने वो तो सुना होगा कि बैंक का सर्वर डाउन है, राइट? तो सर्वर डाउन होने का क्या मतलब होता है एक्चुअली? कहने को कह देते हैं कि सर्वर डाउन है, क्यों डाउन हो गया? और डाउन हो गया मतलब क्या हो गया? किसी ने लाइट बंद कर दिया, पावर कट हो गया, पानी भर गया, क्या हो गया? तो वो सारा पार्ट यहाँ कवर होता है एचएलडी में। और जो मैंने यहाँ पे अभी दिखाया था, इट्स अ ग्रेट डायग्राम। तो इस टाइप के डायग्राम में फॉर एग्जांपल जैसे एकदम बहुत बहुत सिंपलिस्टिक व्यू अगर मैं बताऊं कि सर्वर डाउन हो गया तो क्या मतलब होता है, ठीक है? तो ये एक वेब सर्वर है, ये एक वेब सर्वर है। जब बहुत ज्यादा लोड आता है लोड बैलेंसर के ऊपर, तो यहाँ पे फॉर वट एवर रीजन ये क्या करेगा कि ब्लॉक करना शुरू कर देगा। इस सर्वर की कैपेसिटी है, लेट्स से 90 क्वेरीज पर सेकेंड, और आप इसको 400 क्वेरी पर सेकेंड भेजने लग जाओ। तो ये क्या करेगा, कुछ टाइम बाद क्यू करेगा, और जब इसकी मेमोरी खत्म होने लगेगी तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा, या जस्ट डाउन हो जाएगा, या स्टक हो जाएगा। उसको बोलते हैं सर्वर डाउन होना। तो ये जो चीजें आप समझते हो कि इसे डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, यूजर जर्नी कैसी है, जब मैं यहाँ पे कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ पूरे सिस्टम में इंटरनली क्या हो रहा है, ये आता है एचएमडी में। इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत सिंपल टेम्पलेट है जो कि लाइक मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। लाइक हर इंटरव्यू से पहले ये सिंपल टेम्पलेट पढ़ के जाना है, और हमेशा वर्क करता है। बिकॉज मतलब मोर देन 90%, समझ लो कि इतना ही कंटेंट 90% लोगों को आता है। 10% लोग ही होते हैं जो इससे ज्यादा जानते हैं। और इट्स ओके, मतलब कंप्यूटर साइंस इनफाइनाइट फील्ड है, हर कोई हर चीज नहीं जान सकता। तो अगर आप इतना कंटेंट पढ़ लेते हो तो इट्स मोर देन इनफ। तो नॉर्मली आप अगर दो डेटाबेसेस पढ़ के जाते हो, एक सीक्वल पढ़ लो, एक नो सीक्वल पढ़ लो, तो मोर देन इनफ है। नॉर्मली मैं तीन पढ़ के जाता हूँ। तो माई सीक्वल, कसांड्रा, मोंगो, तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप लिटरली हर क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। इसमें जो मोस्टली लाइक ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। द थर्ड वन इज लाइक जस्ट एन एग्जांपल। तो ओके, लेट्स से बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है कि अगर दो लोग सेम डेटाबेस रिकॉर्ड को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होता है? तो सुनने में बहुत सिंपल क्वेश्चन लगता है कि दो लोग अगर अपडेट कर रहे हैं तो क्या होता है, बट इसके एटलीस्ट मोर देन 20 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हर डेटाबेस इसको अलग अलग तरीके से हैंडल करता है। हर डेटाबेस इसको अलग अलग तरीके से हैंडल करने की कोशिश करता है। सब अपने अपने कंसिस्टेंसी लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। फिर ये क्वेश्चन और ट्वीक हो सकता है कि व्हाट इफ सर्वर रिस्टार्ट हो गया या नेटवर्क कट हो गया इस पूरे कम्युनिकेशन के बीच में, तो उसमें क्या करना है? इस टाइप से डिस्कशन काफी लंबे लंबे जा सकते हैं। बट अगर आप समझते हो कि कंसिस्टेंसी लेवल क्या होते हैं, आपका डीबी क्या कमिटमेंट्स प्रोवाइड करता है, क्या गारंटीज प्रोवाइड करता है, या फिर कॉन्करेंट रिक्वेस्ट जब आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करता है, तो आप ज्यादातर आंसर दे सकते हो। ज्यादातर मतलब मुझे रेयरली ऐसे लोग मिले हैं जो इससे ज्यादा बातें जानते हैं। ज्यादातर लोगों की नॉलेज यहीं तक लिमिटेड है। और इंटरव्यूअर हिमसेल्फ देखो एक इंसान ही है, तो उसे भी इनफाइनाइट नॉलेज तो है नहीं। तो अगर आप इतना प्रिपेयर करते हो इट्स मोर देन इनफ। उसके बाद कैशिंग के बारे में पढ़ लेना। तो एक कैश पढ़ना मोर देन इनफ होता है। मैं दो पढ़ के जाता हूँ, बट कभी जरूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं। अगर आप रेडिस समझते हो, रेडिस क्या होता है, इसके सिंपल यूज केसेस क्या होते हैं, इट्स मोर देन इनफ। उसके बाद एक मैसेज क्यू के बारे में पढ़ लो। काफका इज मोर देन इनफ। काफका लिटरली हर कंपनी यूज करती है। शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी जो काफका यूज नहीं कर रही है। तो अगर आप काफका समझते हो, आप ज्यादातर चीजें आंसर कर सकते हो।
थोड़ा और एफर्ट डालने का मन है तो कोई एक चीज और पढ़ सकते, कोई एक मैसेजिंग क्यू और पढ़ सकते हो। रैबिट तो पढ़ लो, इट्स अ गुड वे टू आंसर द अदर क्वेश्चंस। और बाकी फिर जनरल स्टफ है जो आपको पता होना चाहिए, कैप थ्योरम क्या होता है, इसके लिमिटेशंस क्या है, कहाँ पे लगता है कहाँ पे नहीं लगता है, स्कोप में क्या आता है, स्केलिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है। हर कोई नॉर्मली बोल देता है कि आपका सिस्टम स्केल नहीं कर रहा है, बट लाइक इन रियलिटी उसका क्या मतलब है। अनदर सिंपल क्वेश्चन, लोड बैलेंसर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, लॉकिंग क्या होता है। जब आप एयरलाइन या मूवी टिकट बुक करते हो तो व्हाट इफ मल्टीपल लोग सेम सीट बुक करना चाह रहे हैं, तो किस टाइप की लॉकिंग आप लगाते हो, लॉकिंग लगाना भी चाहिए या नहीं, कौन से केसेस हैं जहाँ पे बिना लॉकिंग लगाए काम चल सकता है। एंड लाइक आई सेड, ज्ञान अनंत है तो जितना बन पाए उतना पढ़ लो। ओके, मेरा काफी ये लंबा कदम खत्म होता है तो अ, अब कुछ क्वेश्चन है, कुछ हाँ, पूछना है तो वो ले बेटर सकते हैं। रहेगा कि स्टूडेंट अपना क्वेश्चंस पूछे तो आप उसका आंसर दीजिए, आप है श्रीचंद है, दोनों मिलके तो अच्छा रहेगा। बच्चों जो भी डाउट है आपको या जो भी आपको लग रहा है आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा, अनम्यूट होके ही पूछ सकते हैं। अच्छा और ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं हाँ, बट, हाँ सॉरी, गो ऑन सर। अ, जैसे ये मतलब किसी को मतलब जॉब सर्च करना है मार्केट में ऑफ में, मतलब ऑफ एक होता है कि आपका कॉलेज के टाइम में लग जाए और एक होता है कि आपको बाहर जाके सर्च करना है, तो कैसे अप्लाई करें, कहाँ पे अप्लाई करें, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उस सब चीज़ों के बारे में, थोड़ा आइडिया है तो बताइए आप लोग, बाकी और मैं। मतलब एक एक अच्छा प्लेटफॉर्म में आप लिंक्डइन में जा सकते हैं। आपका जॉब टाइटल सर्च करो और उसमें फिल्टर लगा लो पास्ट 24 आवर्स, क्योंकि जो रिसेंटली लिस्टेड रहता है ज्यादा चांसेस है कि वो अगले 1 या 2 हफ्ते में तो रिक्रूटर वापस देखेंगे कि कितना एप्लीकेशन है। तो ये फिल्टर कर लो। और जब जैसे आप अप्लाई करने जा रहे हैं उधर लिंक्डइन में ही दिख जाएगा कि अगर किसी आपका मतलब कनेक्शंस इस कंपनी में काम कर रहे हैं या नहीं, तो उनको मतलब रेफरल के लिए आप एक कोल्ड मैसेज भेज सकते हैं कि आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस, तो ये मेरा रेज्यूमे है। तो ऐसे अप्रोच करके मतलब लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है, जिसका भी ये मतलब कंपनी रहता है उनका डायरेक्टली करियर पेज, मान लो जैसा मैं वेल्स फार्गो में काम करो, बस वेल्स फार्गो करियर्स इंडिया, तो उधर सर्च करो और उधर अप्लाई करो। ज्यादातर ये दो वे ही मतलब बेटर होते हैं, मतलब हाई चांसेस रहते हैं कि आपका मतलब इंटरव्यू कॉल आ सके। तो ये दोनों चीज में मतलब फॉलो करा था बीटेक के टाइम में भी। और अभी भी कुछ लोग मतलब मुझे पूछते हैं कि अगर कहीं पे भी ओपनिंग है तो बता दो, तो मैं ऐसे ही मतलब सर्च करके मतलब बताता हूँ लोगों को। ओके ओके ओके, तो एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, इसको जरा देख लीजिएगा। तो फ्रेशर, एज अ फ्रेशर के लिए इतना डीप तो सिस्टम डिजाइन नहीं होगा, मतलब बहुत ही ऊपर ऊपर होगा। वो भी ऐसे नहीं कि हर कोई कंपनी पूछता है। क्यों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वेल्स फार्गो जब मैं सेकेंड राउंड का इंटरव्यू दे रहा था तो उस टाइम पे एक सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन पूछा था, और ऐसे नहीं कि वो बहुत डीप का है। तो वो जो सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब सरफेस लेवल पे था। उसका अलावा भी दूसरा क्वेश्चंस पूछे थे, ऐसे नहीं कि वो एक राउंड कंप्लीटली सिस्टम डिजाइन का था। तो फ्रेशर के लिए सिस्टम डिजाइन उतना मतलब आपका कंसंट्रेशन मेनली होना है कोडिंग पे। तो सिस्टम डिजाइन मान लो कि आपको एक मतलब एक एडिशन जैसा हो जाएगा, आपको मतलब सिस्टम डिजाइन तो मतलब काम आएगा आगे जाके, लेकिन एज अ फ्रेशर आपका ज्यादा मतलब इंटरेस्ट होना है कोडिंग और फंडामेंटल्स, जैसे डेटाबेसेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ए प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, तो इसके ऊपर मतलब फोकस होना है जो भी फ्रेशर्स है। ओके ओके ओके। ओके,
ये इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मैं आई थिंक यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। जैसे सैमसंग से ये जो भी इसने पूछा है कि 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, रेफरल्स के थ्रू कॉल नहीं आ रहे। तो अ, देखो आई थिंक ऐसा होता है, लाइक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैंने ये मल्टीपल टाइम्स देखा है कि कंपनीज वेव्स में हायर करती है। ठीक है। काफी टाइम पे ऐसा होता है कि आपको G4 लेवल पे या L4 लेवल पे साल भर हायरिंग होगी, बट वो हायरिंग होगी कितनी वो मतलब बहुत ही थोड़ा शेकी है। तो ऐसा रहेगा कि मतलब वो महीने में एक एक हायर कर रहे हैं, दो हायर कर रहे हैं। ठीक है। बट हमेशा कोई ना कोई कंपनी वेव में हायर कर रही होती है। तो आपको वो फिगर आउट करना है कि अभी कौन वेव में हायर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल बताता हूँ कि आई थिंक 2020, हाँ 20 के आसपास amazon और उबर वेव में हायर कर रहे थे। तो उस टाइम पे आप लोग देखोगे कि कितने लोगों ने उबर और amazon ज्वाइन किया, तो वो नंबर बहुत हाई रहेगा। ठीक है। तो अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है, इट्स ओके, स्ट्रेसफुल है आई नो, बट फिगर आउट करो कि अभी कौन वेव में हायर कर रहा है। जो वेव में हायर कर रहा है प्रिपेयर करो, उसमें अप्लाई करो। कई बार ऐसा होता है कि आपको 2 महीने में 2 बार इंटरव्यू भी देने मिल जाएगा। और आई थिंक लिंक्डइन पे ये दिख जाता है। मतलब आप थोड़ा लिंक्डइन पे देखोगे ना, तो लिंक्डइन में ऐसे जॉब्स वाले सेक्शन में जाओगे, दे हैव दीज टैग्स कि हायरिंग एग्रेसिवली, और आपको वो दिख जाएगा कि उन्होंने जॉब का पोस्ट किया है। अगर लाइक ऐसा हो रहा है कि एक जॉब आज पोस्ट हुआ है, एक जॉब कल पोस्ट हुआ है, हाँ वो डेफिनेटली वेब में हायरिंग कर रहे हैं, दिस इज द टाइम, अभी तुम वहां जा सकते हो, अभी उनका बार लो रहेगा इंटरव्यूज का, अभी वो आपको रिप्लाई भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है साई का कि सर कैन यू सजेस्ट एनी सम प्रोजेक्ट आइडिया फॉर गेटिंग इनटू पीबीसी। पीबीसी क्या है? सॉरी मुझे नहीं पता पीबीसी क्या है, एक्सप्लेन कर सकता है कोई? अच्छा अच्छा, ओके। ओके शीशन, व्हाई डोंट यू गो फर्स्ट, मैं उसके बाद हाँ जाता हाँ हूँ, मेरा हाँ थोड़ा sure. रेडिकल ओपिनियन है इस पे। हाँ ठीक है ठीक है sure. तो प्रोडक्ट बेस्ड आपका देखो जो कैंपस के लिए रिक्रूटमेंट पे आता है वो एक्चुअली बेस्ट शॉट होता है पीबीसी के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जब वो हायरिंग करते हैं यूजुअली टॉप टायर कॉलेजेस में जाते हैं हायर करते हैं। ऑफ ऑफ कैंपस आपको ट्राई करना है तो एक्चुअली वो हार्ड रूट होगा, तो आप ज्यादातर ट्राई करो जब आप एमटेक में किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो उधर मैक्सिमम कैंपस प्लेसमेंट से हायर होने के लिए, क्योंकि उधर से चांसेस ज्यादा रहते हैं आपको सेलेक्ट होने के लिए। क्योंकि मान लो कोई कंपनी कैंपस आ रहा है तो उनका माइंडसेट ऐसे रहेगा, क्योंकि वो लोग मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रिसोर्स स्पेंड करते हैं, उनका मतलब ऐसे होता है कि मान लो 5 लोग या 10 लोग ऐसे मतलब उठाने मतलब सेलेक्ट करके जाना, क्योंकि तभी उनका वर्थ होता है। तो उ, उस मतलब मेट्रिक्स में उनका मतलब ऐसे रहता है कि ठीक है इनको मतलब, क्योंकि फ्रेशर है ट्रेन करना इजी होता है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करें तो आपका कंपटीशन भी ज्यादा होगा, और उधर ऐसे नहीं कि क्योंकि वो ज्यादातर ऑनलाइन मोड करते हैं उनका बस बेस्ट पिक करते हैं, उधर आपका चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए मैक्सिमम मतलब बेस्ट चांस है कैंपस प्लेसमेंट। 100% एग्री। इसको मतलब बिल्कुल डिबेटेबल बात है ही नहीं ये। आपका बेस्ट चांस कॉलेज से ही है। अगर वहां पे आप लगा लेते हो, यू आर प्रॉब्ली सेट फॉर लाइफ। तो सबसे ज्यादा तो आप वहीं एफर्ट डालो, मतलब सर झुका के इतना पढ़ो कि क्लियर हो जाए। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है कि लाइक प्रोजेक्ट आइडियाज का क्या करना है, तो देखो नोबडी केयर्स कि आपने क्या प्रोजेक्ट पे काम किया है। ठीक है। वंस यू आर आउट ऑफ कॉलेज, तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस प्रोजेक्ट में काम किया है, बट अगर आपने उस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए कुछ सीखा है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है। तो वैसा फोकस करो कि आप कुछ सीखो उस पे। वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा कंपेयर टू कि
आप बोलो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था और मैंने इसमें ये करा था, किसी को इंटरेस्ट नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है। इंटरव्यूज के फिक्स फॉर्मेट होते हैं। तो जैसे एक फॉर्मेट सिंपल है कि वो आपको एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन देंगे, डीएसए एल्गोरिदम कुछ पूछेंगे, आपको वहां पे कोड लिखना है। कोड चल जाता है तो आप पास हो, नहीं चलता है तो फेल हो। क्या प्रोजेक्ट किया था, नोबडी केयर्स। सेकंड होता है, अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो सिस्टम डिजाइन, वरना दोबारा डीएसए एल्गो होता है। और उसमें अगेन फिर फिक्स टेम्पलेट है, आपको काम करने बोल रहा है वो कर दो, जो यहाँ पे वो उसी की बात होगी। फिर लास्ट में कहीं जाके हायरिंग मैनेजर राउंड होता है, जो कि आई थिंक फ्रेशर्स का तो नाम के लिए होता है। मतलब उसमें हायरिंग मैनेजर को सी इंडस्ट्री में इतना टाइम हो चुका है, उसे नहीं पता कॉलेज में क्या चलता है। उसके पास नहीं है इतना टाइम कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, वो कितना हॉट है, आपने क्या न्यू टेक्नोलॉजी यूज किया है। आप उससे सीखो कि इंडस्ट्री में जो चीजें होती हैं उसके आप कितना क्लोज जा रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको जॉब दिलवा दे। ये थोड़ा सा हार्ड टू बिलीव है, बट सच थोड़ा ऐसा ही है। और किसी का कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है डेटा साइंस के बारे में। तो ऐसे नहीं कि उसमें बस प्रोफेशनल्स या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को चांस मिलता है, ऐसे ओपनिंग्स भी है जो फ्रेशर्स को लेते हैं। जैसे कि मैं वेल्स फार्गो में ही देख रहा हूँ, फ्रेशर्स को ले रहे डेटा साइंस का रोल में। तो ये डेटा साइंस जब ये ओपन सोर्स बोल रहे हैं, तो ओपन सोर्स के लिए तो साल भर में मतलब बहुत प्लेटफॉर्म्स है। जैसे कि जीसॉक होगा, जो मार्च या अप्रैल में मतलब एप्लीकेशन से पूरा स्टार्ट होंगे, तो उधर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जीसॉक में जितना भी कंपनीज है उनका ऐसे भी रहते हैं, जीसॉक कंप्लीट होने के बाद उनके साथ अफिलिएटेड रहेंगे और उधर ही जॉब मिल सकते हैं। तो ऐसे ओपन सोर्स के लिए तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए तो बहुत सारे जगह रहता है। और कुछ साल पहले जब मैं बीटेक में था, आईआईटी खड़गपुर का विंटर ऑफ कोड भी था, जहाँ पे आप ओपन सोर्स के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ओपन सोर्स का एक अच्छा बात है कि आप आपका काम दिखा सकते हैं कि मैं एक कंट्रीब्यूट किया, और वो सब डॉक्यूमेंटेड होते हैं। और ओपन सोर्स का भी बहुत मतलब बड़ा मार्केट है। इसलिए आप ओपन सोर्स के लिए जा रहे तो आप मतलब ये गिटअप का भी अक्टूबर शिप या एक्सटर्नशिप करके मतलब अक्टूबर महीने में आते हैं, और अक्टूबर फेस्ट होते हैं। तो ये सब मतलब साल में होते रहते हैं ओपन सोर्स के लिए। मतलब आप जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उधर से आपको मतलब अच्छा नॉलेज मिलेगा, आपका मतलब गिटअप के साथ मतलब काम करना सीख जाएगा, क्योंकि वो ओपन सोर्स है। तो वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एक अच्छा मतलब नॉलेज देगा आपको। तो ओपन सोर्स के लिए मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ जाओ और कंट्रीब्यूट करो। ओके, मैं बीच पे थोड़ा ऐड करता हूँ। तो अ, ऐसा है कि ए आई एम एल जॉब्स में आप अगर लेट्स से आपका फर्स्ट जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है तो भी आप उससे मूव कर सकते हो। इट टेक्स अ बिट ऑफ एफर्ट, आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अ, और अगर कहीं कुछ ऐसा दिखा देते हो कि आपने किसी आई डोंट नो कोई काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया था जो कि पब्लिश हो गया है, या फिर आपके पास उसको दिखाने के लिए कॉन्क्रीट प्रूफ है, तो इट हेल्प्स। अदरवाइज ऐसा है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट उसके बाद भी आप मूव कर सकते हो। आई नो पीपल जिनने मूव किया है, और इट वर्क्स आउट समटाइम्स, बट थोड़ा डिफिकल्ट है। तो द बेस्ट थिंग इज कि वहीं से स्टार्ट करो। अगर आपको ए आई एम एल में इंटरेस्ट है तो वहीं से लग जाते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। अदरवाइज नहीं हो पाता है तो उसके बाद भी जा सकते हैं, बट आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और ये मेरे कजिन ने किया है, वो भी आईआईएस बैंगलोर से है, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया एंड देन बाद में वो शिफ्ट कर गया डेटा साइंस रोल में। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल। तो और कुछ क्या आप गाइड कर सकते हैं इनको कि लगभग हमको लगता है कंप्लीट हो गया है, क्योंकि क्वेश्चंस तो कुछ नए नहीं आए हैं। ठीक है बच्चों, फिर आज क्लोज करें यहाँ पे चैप्टर। अ, मेरा एक्चुअली बस एक छोटा सा और डाउट है। हाँ बोलो बोलो दीपांश। अगर जैसे कि मान लीजिए कि मैं सिस्टम साइड पे घुस गया हूँ, जैसे सिस्टम परफॉर्मेंस हो गया वगैरह वगैरह टाइप पे, तो
क्या उसका फ्यूचर अभी भी ब्राइट है, कि हो सकता है कि आगे चल के थोड़ा कर्व हो सके या ऑप्शंस कम रहेंगे? अगर आप लोग इस स्टेप से कुछ बोल सके तो। क्योंकि मैं एकदम अर्ली अर्ली फेज पे होते मैं जस्ट इंटर्नशिप चालू करी है, तो पोटेंशियली मैं शायद स्विच भी कर सकता हूँ भी, मतलब एटलीस्ट ऑप्शन है शायद मेरे पास। आप लोग बताइए, आप लोग के हिसाब से क्या रहेगा ज्यादा सही मेरे लिए? मतलब क्योंकि मुझे सिस्टम साइड पे इंटरेस्ट है, बट क्या इस पे ऑप्शंस आगे रहेंगे या थोड़े से कम है? सिस्टम साइड मतलब? प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस वाला साइड। जैसे यहाँ पर मैं आईबीएम पे इंटर्न चालू किया हूँ, तो हम्म। यहाँ पर ना इनका एक पावर आर्किटेक्चर है खुद का, सीपीयू आर्किटेक्चर। हम्म। उस पे इनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है AIX। तो मेरा काम बेसिकली उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के परफॉर्मेंस को एनहांस करना है थ्रू कोड ऑप्टिमाइजेशन, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं फिर, जैसे कर्नल ऑप्टिमाइजेशन हो गया या कर्नल रीराइट हो गया, या फिर बहुत बहुत सारे तरीके वैसे तो बट इस टाइप का काम है। तो ये जितना मैं देखा कि जो मेरे सीनियर्स हैं या जो इस फील्ड में हैं, वो या तो बहुत साल से आईबीएम में ही है, या तो आईबीएम, एनवीडिया, एएमडी, इंटेल, बस इतने में ही शिफ्ट होते जा रहे हैं इधर उधर। तो क्या मतलब इसमें फ्यूचर है, कि क्या मेरे ऑप्शंस कम हो रहे हैं? मतलब आई थिंक यू कैन सी ऑलरेडी राइट कि क्या चल रहा है, कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वो लड़के लिमिटेड 3-4 कंपनीज में ही हैं। तो ये तो आंखों के सामने है राइट कि क्या चल रहा है। और इसके टॉप पे बस इतना ही बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि लोग मूव नहीं करते। आईबीएम से स्टार्ट करके भी लोग मतलब इस डोमेन में आ जाते हैं जहाँ पे मैं हूँ और शिक्षण रहेगी। तो ट्रिपल आई टी बैंगलोर से हो ना, ये तो ट्रिपल आई टी बैंगलोर का रोल नंबर है। तो हाँ। पुष्प बरो पुष्प बरोन जो सीनियर है, वो हाँ। आईबीएम से है, बाद में वो आई थिंक एमेजन मूव कर गया है। तो हो जाता है, बट ये थोड़ी ऐसी बात है कि अपने ऑप्शन लिमिट कर लेना। ठीक है, बट शौक है तो करो। अपने कोचिंग से ही हमारे बैच का एक लड़का है, आदित्य उपाध्याय। अ, उसने काफी अच्छा काम किया है। उसका लिखा हुआ कोड आज नासा में यूज होता है। तो वो अपने अलग टाइप की सक्सेस है, जिसको वो चाहिए वो बिल्कुल एफर्ट डालने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, थैंक यू सर, बस इतना ही डाउट था। शीशन ऑल्सो प्लीज, ओपिनियंस। और स्पीकिंग अबाउट सिस्टम साइड, ये मान लो कि 3-4 कंपनी से काम कर रहे हैं, लेकिन इधर काम है ना बहुत डेप्थ में होता है। तो ऐसे नहीं कि तुम लोग स्विच करने के लिए ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन जो भी लोग इधर काम करते हैं उनका वो सिस्टम का बारे में या वो उसमें सब डोमेन में जो भी काम करे उनका मतलब नॉलेज अच्छा रहता है, और उनका डेप्थ अच्छा रहता है। भले ही ऑप्शंस कम हो, लेकिन अल्टीमेटली हम जितना भी सॉफ्टवेयर मतलब बनाते हैं वो अल्टीमेटली हार्डवेयर पे ही रन होना है। तो अल्टीमेटली हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन या वो लो लेवल जो भी सिस्टम साइड का मतलब कंपाइलर्स ले लो, एक कंपाइलर्स का मतलब परफॉर्मेंस मतलब अच्छा करना, क्योंकि एएमडी में जो भी कंपाइलर इंजीनियर्स है तो उनका वो काम मतलब मुझे लगता है कि वो ज्यादातर मतलब वो रहेंगे ऐसे नहीं कि वो किसी ना किसी दिन गायब हो जाएगा। तो ये ऐसे मतलब है कि क्योंकि ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि जो भी में प्रोग्रामर्स हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इसका ऊपर ही काम कर रहा है, तो ये यूज करके तो ये मतलब रहेंगे ही रहेंगे मतलब ये, क्योंकि ये फंडामेंटल है। ये मेरा ओपिनियन है इसके बारे में। ओके, थैंक यू। एक्चुअली बस मुझे इतना ही सा डाउट था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट बाकी सब चीजों में भी है, बट इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। तो बस इतना ही डाउट था, बाकी तो काफी अच्छा आइडिया मेरे को मिल गया कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू आप दोनों को। थैंक यू। Hi, sir. Good evening. Sir, there is one more doubt from my side. Like, I have explored DevOps and cloud. Right now, I'm in second semester MTech. Is there any future or more jobs in market regards cloud and DevOps? Can you can you guide? हाय रोशन। तो डेवऑप्स में काफ़ी रोल्स हैं, और डेवऑप्स पिछले कुछ सालों में काफ़ी ग्रो किया है। आई थिंक पिछले 5-6 साल में तो काफ़ी, इसके पहले इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता था डेवऑप्स को।
मतलब मेरा एक्सपीरियंस कुड बी रॉन्ग, बट पिछले 5-6 साल में तो एटलीस्ट काफ़ी अटेंशन मिल रहा है, काफ़ी हायरिंग चल रही है। तो डेवॉप्स भी नहीं, काफ़ी अच्छा फील्ड है। तो सर डाउट ये था कि एज अ फ्रेशर सर कैन वी इजली गो विथ DevOps profile or do it required a development experience first, then they will hire? ज़्यादातर कंपनीज में भाई रैंडमली असाइन होते हैं। सॉरी, हिंदी राइट रोशन? Sir, sir, I know Hindi, sir. We can. ओके ओके ओके। तो भाई मैं तो यहाँ काफी कम हिंदी बोल पाता हूँ, तो मुझे तुम्हारे आप क्या बोले में Okay. इसलिए मुझे हिंदी में बोल रहे हैं दो। सो ज्यादातर रोल्स में क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करते हो आपको रैंडमली डिसाइड किया जाता है कि कहाँ डालेंगे, ठीक है। आपने Hmm. क्या इससे पहले काम किया है वो काफी कम मैटर करता है। सेकंड जॉब ऑनवर्ड्स मैटर करता है कि आप किस एक्सपीरियंस से आ रहे हो, बट आप हमेशा चेंज कर सकते हो। अब अगर लेट्स से आप 8-10 साल इंडस्ट्री में हो देन काफी मुश्किल हो जाता है चेंज करना। अदरवाइज लाइक जैसे आप में से कौन डीबी एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता है? आई थिंक कोई नहीं, बट कोई तो बन ही Okay. रहा है राइट दुनिया में। तो वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि वहां पे रैंडमली असाइन होते हैं जब आप ज्वाइन करते हो। ये ऐसा नहीं होता है कि आपने चूज किया मुझे डेवऑप्स चाहिए और वो डेवऑप्स मिल ही जाए। जैसा चांस कि मिल जाए वो करें, बट लाइक ऐसा कौन ड्रीम देखता है कि मेरे को डीबी एडमिनिस्ट्रेटर बनना है? कोई नहीं, सब यही सोचते हैं कि मैं Okay. बैकएंड जाऊंगा फ्रंट एंड Yes, sir. जाऊंगा, राइट? तो सब रैंडमली होता है फर्स्ट जॉब में। जो मिल जाए उस पर कंटिन्यू करो, नहीं जम रहा 1 साल बाद चेंज करो, दूसरे जॉब में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, मतलब sir. Thank you. एडिंग ऑन टू सुरेंद्र और का, सर ये भी था। जैसे हेलो। हाँ 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 सर रोशन, ये भी यू था कैन कि सर कंटिन्यू। जैसे कि हमारे गाइड भी जो हैं तो उन्होंने बोला कि आप रिसर्च पेपर डेवऑप्स से आप देख सकते हो कुछ अच्छे खासे। तो उसके लिए सर डेटा की जब बात आती है कि सर किस डेटा पे काम करे तो वो फिर इंडस्ट्री बायस्ड हो जाती है कि कंपनी वो डेटा देती नहीं है और मार्केट में वो डेटा है नहीं। तो क्या इस पे रिसर्च पॉसिबल है क्या सर डेवऑप्स पे जो इतने सारे टूल्स हैं? तो हम्म। ओके। रिसर्च पॉसिबल है सर इस पे देखो सब कि? पॉसिबल है, ठीक है, बट आपका गोल क्या है? आपका गोल जॉब लगाना है या रिसर्च करना है? यस सर, जॉब लगाना है सर। बट तो एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर वी हैव टू पब्लिश हियर सर। पब्लिश ईयर कहाँ पे? सर मैनिट, भोपाल। अच्छा अच्छा। ओके। तो ये तो थोड़ा अलग सिनेरियो है। मैं इस अवेयर नहीं हूँ कि ये क्या स्कीम चलता है। आई थिंक इतने सारे एआई टूल्स हैं, किसी से पूछो कि क्या क्या स्कोप है, किसमें आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो, हम्म। और फिर आपको जो फील्ड जमे और जिसमें आपको गाइडेंस की पॉसिबिलिटी लगे। ऐसा नहीं कर मतलब ऐसा फील्ड मतलब ऐसा अगर टॉपिक चूज कर लेते हो कि आपके कॉलेज में कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, तो तब तो गलत सिचुएशन है। तो हम्म। थोड़ा जहाँ गाइडेंस मिल सके, जो प्रोफेसर थोड़ा फ्रेंडली हो, सपोर्टिव हो, इस टाइप का टॉपिक चूज करके एफर्ट डालो, बिल्कुल ओके। पब्लिश करो। ओके सर, थैंक यू। पीछे आप कुछ बोल रहे हाँ, regarding this I agree with you, Surendra, so I don't have much to थे? ओके। मोहित कुमार, आई थिंक पहला क्वेश्चन पे आंसर कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का क्या सीन है। तो लिटरली लाइक ऑलमोस्ट एवरी जॉब इज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। आई थिंक मैं, श्रीचंद, हम सभी और भी बाकी जो add. सीनियर्स हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ खास है नहीं उसमें। शुड आई मूव टुवर्ड्स एआई और एमएल ऑप्स? तो हैविंग अ बैकग्राउंड हेल्प्स। अगर आप डायरेक्ट ऐसा चाहते हो कि मैं मतलब नॉन एआई जॉब से एआई जॉब में चले जाऊँ, तो इट्स वेरी हार्ड। और 2023 के बाद से एआई का मीनिंग काफ़ी चेंज हो गया है। जो हमारा क्लासिकल एमएल हुआ करता था उसको तो मतलब आई थिंक आजकल उसका यूज़ काफ़ी कम हो रहा है। काफ़ी कंपनीज भी उस पर काफ़ी कम इन्वेस्ट कर रही हैं। तो आई डोंट नो उस पर अभी करेंटली कितनी हायरिंग चल रही है, बट एआई स्पेसिफिक जॉब्स में थोड़ा बैकग्राउंड रहेगा तो हेल्प रहती है। अदरवाइज थोड़ा आई थिंक मुश्किल है।
तो अपनी करंट कंपनी में थोड़ा एक्सप्लोर करो। अगर इंटरनल मूवमेंट से मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर हमेशा मतलब एक्सटर्नल रिसर्च कर ही सकते हो। मतलब एक टिप जो मैं देना चाहता हूँ, तो बी ओपन टू वर्क ऑन एनीथिंग। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब पहले से फिक्स रहना है कि मतलब मैं यही करूंगा ये नहीं करूंगा। वो सीन नहीं रहना है कि बी ओपन टू एवरीथिंग व्हाट एवर कम्स। उस जो भी काम है आप मतलब ये माइंड सेट रहना है कि उससे मैं क्या सीख सकता हूँ। तो जाके, क्योंकि वो नॉलेज है, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता है। जैसे कि मैं अब ज्वाइन किया, तो मैं फर्स्ट महीने में मैं पाइथन में काम कर रहा था बैकएंड, और सेकेंड महीने में मैं फ्रंट एंड पे रिएक्ट में कर रहा था, और तीसरा महीना मुझे काम मिला कि इंटीग्रेशन करना बैक एंड फ्रंट एंड। तो ऐसे काम मतलब चेंज होते रहते हैं। और अब कुछ एक महीने से मैं बस पूरा प्योर HTML CSS करो। तो ऐसे मतलब ओपन रहना है कि आप मतलब जो भी काम आता है वो लेने के लिए और उससे सीखने के लिए। तो ये माइंडसेट होना है, ऐसे नहीं कि मतलब बस यही करूंगा ये नहीं करूंगा, वो माइंडसेट नहीं होना। और मतलब खासकर आज के मार्केट में तो थोड़ा कम ट्राई करो। जब मार्केट में जॉब्स बहुत ज्यादा रहते हैं तब भले कर लेना भाई, आजकल जॉब्स लिमिटेड है। तो थोड़ा ट्राई करो कि पहले जॉब हाथ में हो, ठीक है, पैसे आ रहे हो, रोटी पानी बढ़िया चल रहा हो, उसके बाद फिर कर लेना सब एक्सप्लोर। और जैसे शीशद ने बताया वो बहुत ट्रू है। मतलब आपको पता नहीं है कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे और कहाँ जाओगे। मतलब इन द लास्ट 9 years में ML AI, थोड़ा बहुत डेवऑप्स, ML इंजीनियर भी था। मैं बीच में 2 साल उबर में मैंने ML इंजीनियर ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने जावा में काम किया है, स्पार्क में काम किया है, गोलैंग में काम किया है। ऐसा होता है कि आपको काम आया तो आपको काम करना है। यू डोंट चूज कि मुझे ये अच्छा लगता है या मैं इसमें जाऊंगा। सी इन द एंड बिजनेस डील राइट, आपके और कंपनी के बीच में। आपका काम है कंपनी ने जो बोला वो करके देना, और कंपनी का काम है महीना खत्म हो तो आपको सैलरी देना। सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट जो आपको दोनों को रिस्पेक्ट करना है। और आज के मार्केट में तो इस कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी ज्यादा ही रिस्पेक्ट करो भाई। चलो, आप लोगों ने बहुत अच्छे से गाइड किया सभी को, और बच्चे भी सेटिस्फाई हैं। और आगे भी इस तरह के सेशंस रखे रहेंगे। ठीक है बच्चों, चले फिर बंद करें अब आज के लिए। ठीक है सुरेंद्र, थैंक यू, बहुत टाइम दिया आपने आज बच्चों को। श्रीचंद आगे आपको परेशान करते रहेंगे इस तरह से। ठीक है, चलो गुड कोई नाइट। नहीं सर, कोई नहीं। ओके गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर।